कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। तो बच्चों, अपना कॉपी और कलम ले लीजिए और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वृत्त भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण कैसा होता है और कहाँ होता है और कैसे दर्शाते हैं। इसके बाद इससे जुड़े दो प्रमेय यानी कि प्रमेय 10.8 एवं प्रमेय 10.9 के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज के इस पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर किसी एक वृत्त पे हम दो बिंदु लें तो इस वृत्त पे हमें एक चाप ज्ञात होगा। अगर हम इसी चाप के नाप का एक दूसरा चाप इसी हम वृत्त पे बनाएं तो आप देख सकते हैं कि यह दोनों ही के दोनों चाप आपस में बराबर होंगे। तो दो बिंदुओं से हमें चाप भी ज्ञात होता है और हमें जीवाएं भी ज्ञात होती हैं। तो हम इसके अंतर्गत यह कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो जीवाएं हैं जो कि आपस में बराबर हैं तो इनके संगत जो चाप होती हैं वह भी आपस में सर्वांग सम होती हैं। और इसी के अगर हम विलोम देखें तो अगर दो चाप आपस में सर्वांग सम है तो इनके जो संगत जीवाएं बनेगी वह भी आपस में बराबर होंगी। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं रोक आप इसे लिख लें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई दो सर्वांगसम चाप हैं तो वह केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगे। जैसा कि आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर दो बराबर जीवाएं होती हैं तो वह भी एक वृत्त में सामान्य कोण बनाते हैं केंद्र पर। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो हमारे पास दो सर्वांगसम चाप हैं वह केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगे। तो चाप की ऐसी विशेषताओं पर आधारित हमने कुछ प्रमेय बनाए हैं। आइए अब उनके बारे में समझें। यहाँ पर प्रमेय हमारे पास 10.8 है जिसके अंतर्गत यह बोला जाता है कि अगर एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त शेष भाग के किसी वृत्त पर अंतरित कोण का दुगुना होता है तो यहाँ पर जो हमारी स्थितियां बनेगी वो कुल 3 स्थितियां बनती हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको सबसे पहले वाली आकृति में अगर स्थिति दर्शाऊं तो यहाँ पर हमारे आधे वृत्त से पहले अगर दो बिंदुएं हैं तो अगर हम कहें तो हमारे पास एक लघु चाप है तो यह केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसका ठीक आधा किसी और बिंदु पे बनाएगा। ठीक हमारी दूसरी आकृति में आप देख सकते हैं कि यह एक पूरा आधा वृत्त है जिसमें कि अगर दो बिंदुओं से देखें तो वह जो केंद्र पर कोण बनाएगा वह 180 डिग्री बनाएगा और ठीक इसका आधा यानी कि 90 डिग्री किसी भी हमारे दूसरे बिंदु पे बनाएगा। ठीक इससे हमारी जो तीसरी और आखिरी स्थिति है जब हमारे पास एक दीर्घ चाप हो। दीर्घ चाप यहाँ पे जो कुल कोण बनाएगा उसका ठीक आधा किसी और बिंदु पे हमारे उसी चाप के दूसरे भाग में बनाएगा। तो आइए अब इसे हम यहाँ पर साबित करें। तो सबसे पहले आकृति बनाकर हम बिंदुओं के नाम दे देंगे। यहाँ पर केंद्र हमारा O होगा और चाप जो होगा वह AB होगा। उसके बाद जिस दूसरे चाप की आकृति पे वह कोण बनाएगा उस बिंदु को हमने C नाम दे दिया और उसके बाद हमने एक रेखा यहाँ पे बना लिया जो कि हमारा CD बनेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें यह वृत्त बनाया जिसका कि केंद्र O है और इस केंद्र में इसकी त्रिज्याएं बराबर होंगी तो OA, OB और OC आपस में बराबर होंगी। अब हमें साबित करना है कि जो कोण AOB है वह कोण ACB का दोगुना है। अब जैसा कि हमने अलग से एक रेखा बनाया तो चलिए निर्माण भाग भी लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे यह निर्माण किया कि हम CO को मिलाकर बिंदु D तक बढ़ाएंगे। तो चलिए इसे साबित करते हैं।
तो उत्पत्ति में हम सबसे पहले लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज एसीओ में जब हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जो सीओ और एओ है वह दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे। तो वह क्यों? तो दोनों के दोनों जो हैं वह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण एसीओ और कोण सीएओ जो है वह आपस में बराबर हैं और इसको हम स्थिति 1 का नाम देंगे। लेकिन ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख जो कोण होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। अब बहिष्कोण प्रमेय के द्वारा हम कह सकते हैं कि कोण एसीओ जोड़ कोण सीएओ जो होगा वह बराबर होगा कोण एओडी के। अब कोण एसीओ और कोण सीएओ आपस में बराबर थे, इसलिए कोण सीएओ के जगह भी हम कोण एसीओ लिखेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्थिति 1 का प्रयोग कर हम लिख सकते हैं कि 2 गुना जो कोण एसीओ होगा वह बराबर होगा कोण एओडी के। ठीक इसी प्रकार समकोण त्रिभुज बीसीओ में हम देख सकते हैं कि जो सीओ और बीओ है वह दोनों के दोनों ही एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो इसलिए यह दोनों भी आपस में बराबर हैं। अब कोण बीसीओ जो है वह कोण सीबीओ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि फिर से हम कह सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख जो कोण होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए हम जब बहिष्कोण प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो उसके द्वारा हम कह सकते हैं कि कोण बीसीओ जोड़ कोण सीबीओ जो है वह कोण बीओडी के बराबर होगा। जैसा कि हम जानते हैं बीसीओ और सीबीओ दोनों ही कोण आपस में बराबर हैं, तो हम स्थिति 3 का प्रयोग कर लिख सकते हैं कि 2 गुना जो कोण बीसीओ होगा वो बराबर होगा कोण बीओडी के। अब इसे हम स्थिति 4 का नाम देंगे और 2 व 4 को जोड़कर हम लिख सकते हैं कि 2 गुना कोण बीसीओ जोड़ 2 गुना कोण एसीओ जो है वह कोण बीओडी जोड़ कोण एओडी के बराबर होगा। अब दोनों ही में हम 2 गुना को निकाल लें बाहर, तो हमारे पास बचता है कोण बीसीओ जोड़ कोण एसीओ और उधर कोण बीओडी और कोण एओडी को जोड़कर हमारा बनता है कोण बीओए। इधर हम देख सकते हैं कि कोण बीसीओ जोड़ कोण एसीओ को जोड़कर हम कोण एसीबी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 गुना जो कोण बीसीओ होगा वह बराबर होगा कोण बीओए के। तो यही हमें यहाँ पर साबित करना था कि जो हमारे पास चाप AB है वह जो केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसका आधा हमारे किसी भी और बिंदु पे बनाता है। आइए अब हम प्रमेय 10.9 को समझें। इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि अगर हमारे पास कोई एक चाप AB है और वह किसी बिंदु C पर कोण बना रहा है तो वह जितना कोण उस बिंदु C पे बना रहा है उतना ही कोण दूसरे बिंदु D पे भी बनाएगा। तो जैसा कि हम समझ गए कोण ACB और कोण ADB आपस में बराबर होंगे। तो आइए अब इसे भी साबित करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि AB चाप द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण ACB और कोण ADB हैं। अब हमें साबित करना है कि जो कोण ACB और कोण ADB है दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम उत्पत्ति में सबसे पहले लिखेंगे कि हमें मालूम है कि कोण ACB जो है वह कोण AOB का आधा होगा और इसी प्रकार जो कोण ADB है वह हमारे कोण AOB का आधा होगा। वह क्यों? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर हम किसी एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, तो 1 व 2 स्थिति का प्रयोग कर हम कह सकते हैं कि 2 गुना जो कोण ACB है वह 2 गुना कोण ADB के बराबर है, क्योंकि दोनों ही के दोनों कोण आपस में बराबर इसलिए हैं क्योंकि वह दोनों कोण AOB के बराबर हैं। तो हम दोनों ही तरफ से 2 को हटा सकते हैं। तो हम यहाँ से कहेंगे कि जो कोण ACB है और कोण ADB है वह आपस में बराबर हैं और यही हमें यहाँ पर साबित भी करना था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमने यह पढ़ा कि एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण किस प्रकार दर्शाया जाता है। इसके बाद इससे जो जुड़े हमारे प्रमेय 10.8 एवं प्रमेय 10.9 को समझा वह हमने इसे साबित भी किया। अब अपनी अगली वीडियो में हम प्रमेय 10.10 पढ़ेंगे। इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है यह जानेंगे और चक्रीय चतुर्भुज से जुड़े हुए प्रमेय 10.11 एवं 10.12 को समझेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।
नमस्कार दोस्तों। आज हम परमाणु की संरचना का चौथा भाग करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट भाग होने वाला है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम बेसिकली दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहला तो था बोर का परमाणविक मॉडल, और ये जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर समस्थानिक क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि अब तक हमने क्या क्या कर लिया है। सबसे पहले हमने जो मॉडल थे उनमें देखा था थॉमसन का मॉडल, जिन्होंने कहा था कि जो एटम होता है वो एक तरबूजे जैसा होता है। फिर हमें पता चला कि वो एक्चुअल मॉडल नहीं है, तो हमने उसमें थोड़ा एडवांसमेंट किया और रदरफोर्ड का नेक्स्ट मॉडल आया। तो ये मॉडल काफ़ी अच्छा था, पर इसमें दिक्कत थी। तो उसके बाद फाइनली जो हमें मॉडल पढ़ना है वो है बोर का परमाणविक मॉडल। तो ये काफ़ी हद तक सही है, पूरा सही तो ये भी नहीं है, परंतु अभी हमारे पास यही है। तो चलिए देखते हैं कि ये मॉडल क्या था। अब रदरफोर्ड के मॉडल की बात करें तो उनमें दिक्कत क्या थी। उन्होंने कहा कि सेंटर में सारा का सारा पॉजिटिव मटेरियल होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भी है, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो आसपास गोल 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 घूमता रहेगा। पर वो अगर घूमेगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। तो होना क्या चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमे तो वो सेंटर से आके टकरा जाएगा, और जो हमारा एटम होगा वो एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। तो वो तो एटम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। पर हमें पता है कि एटम स्टेबल होते हैं, तो हमें ये पता करना था कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल भी घूमे परंतु उसकी एनर्जी खत्म ना हो। तो इसी के बारे में हमें बताया सर बोर ने। तो नील बोर थे, उन्होंने कहा कि एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन आसपास तो घूमते हैं, परंतु जब वो आसपास घूमते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लाइन पे ही घूमते हैं, जैसे उन्होंने कहा विविक्ता कक्षा। अब ये विविक्ता कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे होते हैं तब क्या होता है कि उसकी एनर्जी कम नहीं होती। और ये जितने भी कक्ष होते हैं इनको आप जानते हैं, के एल एम एन एक्सेट्रा हमने नाम दे रखे हैं। तो बोर ने यही कहा कि जो एटम होगा उसका सारा का सारा पॉजिटिव मटेरियल सेंटर में ही होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसके आसपास ही घूमेगा। पर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रैंडमली नहीं घूमेगा, वो हमेशा ही विविक्त कक्षा के अंदर घूमेगा, और वहां पर जब वो घूम रहा होगा तो उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। तो ये उन्होंने कहा। तो चलिए समझते हैं कि ये जो विविक्त कक्षा था इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कब आ सकते हैं। तो हमें पता है सेंटर में क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, जिसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम साथ में न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। उसके आसपास हमारी कक्षाएं होंगी। सबसे पहले कौन सा होगा, के, उसके बाद आएगा एल एम एटसेट्रा। अब यहाँ पर किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो जो फॉर्मूला है वो है 2 गुने में एन का स्क्वायर। यहाँ पर एन जो है वो कक्षा की बात की जा रही है कि वो के है, एल है, एम है या फिर एन है। सबसे पहला कौन सा होता है, के, तो उसके लिए एन की वैल्यू होगी 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 एंड सो ऑन। तो चलिए एक बार निकाल के देखते हैं कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर हम के लिए निकालें तो के के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने में 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है, 1। उसे हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2। यानी कि जो सबसे पहली कक्षा होती है यानी कि के कोश, उसमें क्या होगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलिए पता करते हैं कि इसके बाद वाला जो कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसके बाद आता है एल, जिसके लिए एन की वैल्यू होती है 2। तो अगर हम उसके लिए इस फॉर्मूले में 2 रखें तो एन की जगह पर 2 रखने पे आएगा 2 का स्क्वायर जो होता है 4, और उसको जब हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 8। यानी कि इसके बाद वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसका पता लगा सकते हैं। तो ये बात तो ठीक है, परंतु ऐसा कैसे होता है कि जब इन कोश में वो घूमते हैं तो उनकी एनर्जी कम नहीं होती। इस बात को समझने के लिए ये समझिए, आप जानते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। सोलर सिस्टम में क्या होता है, जो सन होता है हमारा वो होता है सेंटर में, और जितने भी ग्रह होते हैं वो उसके आस पास गोल 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 घूम रहे होते हैं, परंतु वो हमेशा एक ही कोश में घूमते हैं। जैसे कि आप धरती की बात करें तो वो जिस जगह पे घूम रही थी वो अभी भी उसी जगह पे घूमती है और हमेशा उसी जगह पे घूमती रहती है। इसी वजह से क्या होता है कि हर बार 365 दिन बाद एक नया दिन आता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी इन कक्षाओं में घूमते हैं, और जब इन कक्षाओं में घूम रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी कम नहीं होती। जैसे कि हमारी धरती की भी एनर्जी कम नहीं होती, क्योंकि अगर धरती उस एक ही कोश में नहीं घूम रही होती तो क्या होता, धरती की भी एनर्जी कम होती और धीरे धीरे सन से टकरा जाती, परंतु ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो जब इन कक्षाओं में घूम रहे होते हैं, जिन्हें हमने विविक्त कक्षा का नाम दिया हुआ है, तो उनकी एनर्जी कम नहीं होती, और इसीलिए वो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक से नहीं टकराते। तो बोर ने क्या किया,
जो उससे पहले मॉडल दिया गया था उसी में बस ये एक्सप्लेन कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से क्यों नहीं टकराएगा। तो इसके बाद इन्होंने दो पॉस्टुलेट्स दिए अपने, चलिए समझते हैं कि वो क्या थे। सबसे पहले जो इन्होंने कहा वो ये था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। और कक्षा के बारे में तो आप सभी को पता है, KLMN, और सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस, जिसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उसके बाद जो उन्होंने दूसरी बात कही वो ये था कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन होगा अब वो हमेशा के लिए उस कोश में घूम सकता है और वो कभी भी नाभिक से नहीं टकराएगा। तो ये था बोर का परमाणविक मॉडल। अब बोर ने एक और बात कही थी जहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊर्जा का विकिरण करके एक कोश से दूसरे कोश में जा सकता है, या फिर ऊर्जा गेन करके नीचे वाले कोश से ऊपर वाले कोश में जा सकता है। परंतु वो हमारे सिलेबस के बाहर है, तो आपको उस बात पर ध्यान नहीं देनी है। उसके अलावा हमारे पास एक और मॉडल है एटम का, जो कि है क्वांटम मॉडल, पर उसके बारे में भी लकीली आपको नहीं पढ़ना। तो आपको सिर्फ ये 3 मॉडल पढ़ने हैं, जहाँ पर पहला मॉडल था तरबूजे जैसा, दूसरा मॉडल सही मॉडल था परंतु वहाँ पर ये बात एक्सप्लेन नहीं हुई थी कि इलेक्ट्रॉन सेंटर से क्यों नहीं टकराता, और फिर बोर का मॉडल आया जो एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन सेंटर से क्यों नहीं टकराता। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि है समस्थानिक। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर समस्थानिक क्या बला है। अब अगर हम समस्थानिक की बात करें तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उन्हें कहते हैं समस्थानिक। तो चलिए समझते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी प्रोटॉन है और जितने भी न्यूट्रॉन है दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या। अब हमसे कहा गया है कि परमाणु संख्या समान है, तो परमाणु संख्या तो बराबर होती है प्रोटॉन के, यानी कि प्रोटॉन इन सब में ही समान होगा, मतलब प्रोटॉन सेम है। तो अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या है और प्रोटॉन नहीं बदल रहा, इसका मतलब क्या बदलेगा, न्यूट्रॉन। तो समस्थानिकों में क्या होता है, एक ही एटम होगा परंतु उन सब में ही न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहला है प्रोटियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और उसकी द्रव्यमान संख्या है 1, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0, क्योंकि एक प्रोटॉन है और उसके अलावा कोई भी चीज़ ऐड नहीं हुई है। तो इसको हम कहते हैं प्रोटियम। दूसरा है हमारा ड्यूटियम, जिसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2, यानी कि इसमें एक और चीज़ जोड़ी गई है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1। और तीसरा हमारे पास होता है ट्राइटियम, इसका परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3, 1 - 3 2, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2। तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन के एटम है, 3 टाइप के हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। तीनों में ही क्या होता है, एक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, दूसरे में एक न्यूट्रॉन होता है और तीसरे में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब एक ही परमाणु जिसका द्रव्यमान अलग अलग होता है तो उसी को हम समस्थानिक कहते हैं, यानी कि ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो इन तीनों में रासायनिक गुण तो हाइड्रोजन वाले ही होंगे, परंतु क्योंकि इनके अंदर द्रव्यमान अलग है तो इनके भौतिक गुण अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है अलग हो, परंतु यूजुअली अलग ही होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन के साथ होता है, ऐसा बहुत सारे एटम्स के साथ होता है। उदाहरण के लिए अगर हम दूसरा उदाहरण ले तो वो होगा क्लोरीन का। क्लोरीन का एक समस्थानिक है जिसके अंदर 17 प्रोटॉन होते हैं और उसका द्रव्यमान संख्या होता है 35। वहीं पे दूसरा क्लोरीन है जिसका प्रोटॉन भी तो 17 ही होगा, परंतु उसका जो द्रव्यमान संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 37, यानी कि पहले क्लोरीन में जितने न्यूट्रॉन थे दूसरे वाले क्लोरीन में उससे 2 ज्यादा न्यूट्रॉन है। तो यहां तक हमें समस्थानिक तो समझ में आ गया, परंतु दिक्कत ये है कि अब हम किसको बोले इसका द्रव्यमान, यानी कि एक्चुअल द्रव्यमान संख्या अगर हम निकालना चाहें तो दोनों में से कितना होगा। पहले का 35 है तो 35 यू लिखें या दूसरे वाले का लिखें जो कि 37 यू है। तो इसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि कौन सा क्लोरीन धरती पे कितने अमाउंट में है, क्योंकि पहला क्लोरीन जो है वो है 75% और दूसरा क्लोरीन है 25%। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 35 यू, और ये भी नहीं कह सकते कि वो 37 यू होता है, क्योंकि दोनों ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको उससे गुना कर देते हैं, यानी कि पहला वाला 35 है तो 35 यू को 75% से गुना करेंगे और 37 यू को 25% से। अब जहां पे भी आपको परसेंट का साइन दिखे उसका मतलब क्या है, उसको 100 से डिवाइड करना है, तो कर दीजिए। अब यहां पर आप इसको 100 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 35 यू गुने में 75/100 प्लस में 37 यू गुने में 25/100,
इन दोनों का अगर हम एवरेज निकालें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एवरेज द्रव्यमान आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करके इसको 2 से भाग देंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 35.5 यू। तो ये हो जाएगी क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 35.5 यू। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि समस्थानिकों का हम द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। जितने भी समस्थानिक हैं उन सबको पहले तो इस बात से गुना करना है कि वो धरती पर कितने परसेंट में मौजूद हैं, और उसके बाद उन सब से जितना भी उत्तर आएगा उन सब का एवरेज निकाल देना है। तो उससे जो हमारे पास उत्तर आएगा उसी को हम जब हम एटम की बात करेंगे तो उसका द्रव्यमान संख्या बताएंगे। तो होपफुली आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने 2 चीज़ें कवर करी, एक तो था बोर का परमाणविक मॉडल और दूसरा था समस्थानिक। धन्यवाद। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये इस वीडियो का पहला भाग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करने वाले हैं डॉबे-राइनर के ट्रिक की। परंतु डॉबे-राइनर के ट्रिक की बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि इस अध्याय में, इस पूरे अध्याय में हम बात किस बारे में करने वाले हैं। दरअसल ये जो अध्याय है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस वे में कि इस अध्याय से आपको समझ में आता है कि एक जो वैज्ञानिक होता है उसको कितनी प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है और कितने ज़्यादा कोशिशों के बाद फाइनली हमें हमारा रिजल्ट मिल पाता है। यानी कि कितनी बार एक साइंटिस्ट फेल होता है और किस तरीके से हम अपने काम को फिर भी जारी रखकर फाइनली एक आउटपुट ला पाते हैं, इस बारे में हम समझेंगे। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे साइंटिस्ट की बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने तत्वों का जो वर्गीकरण था उसको किस तरीके से किया और किस तरीके से हमारे पास अंत में एक सारणी आई जिससे हम आजकल अपना वर्गीकरण देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक सवाल से, और सवाल ये है क्या कि वर्गीकरण होता क्या है। अब वर्गीकरण की बात की जाए तो इसका नॉर्मल सा मतलब है कि समूहों में विभाजन। अब अध्याय का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि हम यहाँ पर तत्वों के वर्गीकरण की बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम वर्गीकरण नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत हो रही होगी, इसी वजह से हमने वर्गीकरण किया होगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो दिक्कत क्या थी जिसकी वजह से हमें ये वर्गीकरण करना पड़ा। तो इसे समझने से पहले एक बात जान लीजिए कि हमारे पास लगभग 118 तत्व हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा तत्व भी धरती पर हों, परंतु अब तक 118 तत्व ऐसे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। अब साइंस में तो हम क्या करते हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इसी बात पर यहाँ पर कुछ एटम्स रखे हुए हैं, यानी कि कुछ परमाणु रखे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको इन सब के बारे में पढ़ना है। तो क्या आप इन सब के बारे में सारी चीज़ें याद कर सकते हैं? बहुत कठिन होगा ना। यहाँ पर जितने भी परमाणु हैं उन सबका एक परमाणु द्रव्यमान होगा, सबका एक परमाणु क्रमांक होगा
और वो किस तत्व से किस तरह से अभिक्रिया करते हैं, ये सब याद करना तो लगभग नामुमकिन है। और जबकि यहाँ पर तो सारे तत्व लिखे भी नहीं हैं, यहाँ पर बहुत कम तत्व लिखे हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या है? आखिर हम इन्हें किस तरीके से ऐसे रखें कि हम इन सब के बारे में पढ़ सकें? दरअसल इसके बारे में सबसे पहले सोचा था डॉबेराइनर ने। डॉबेराइनर ने ये सोचा था कि अगर हम इन सभी तत्वों को छोटे छोटे ग्रुप में विभाजित कर दें तो उससे क्या होगा कि हमें सिर्फ एक ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जब हम ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे तो उस ग्रुप के अंदर जो जो चीज़ें होंगी हमें उन सब के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अगर हम इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप के अंदर हम देख सकते हैं कि जितने भी परमाणु हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? सारे के सारे नोबल गैस हैं। अब नोबल गैस के बारे में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि इनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण होता है। यही कारण है कि ये बहुत कम अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि जितने भी परमाणु हैं वो सिर्फ इसलिए अभिक्रिया करते हैं क्योंकि इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करना होता है। अब इनका अष्टक पहले से ही पूर्ण है, इस वजह से अभिक्रिया करते ही नहीं है। उसके अलावा ये कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर इनका अष्टक पूरा है तो ये प्रतिक्रिया तो करेंगे ही नहीं। और तीसरा हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे गैस अवस्था में होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ 3 नोबल गैस लिखे हुए हैं, परंतु अगर हम नोबल गैस की बात करें तो जितने भी परमाणु नोबल गैस में आते हैं उन सब में ये गुण होंगे। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ नोबल गैस के बारे में पढ़ लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि जितने भी नोबल गैस हैं उन सब में कौन से गुण होंगे। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें सारे के सारे नोबल गैस के बारे में अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले सोचा था डॉबेराइनर सर ने। अब ये बात आती है कि आखिर ये कितना कठिन होगा। दरअसल हमने तो ये सोचा कि ग्रुप में विभाजित कर देते हैं, डॉबेराइनर ने भी यही सोचा था। तो आखिर इतनी बड़ी क्या दिक्कत है विभाजित करने में? दरअसल ये काम बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि डॉबेराइनर जो थे, उसके बाद न्यूलैंड्स ने और मेंडेलीव ने और बहुत सारे अन्य वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कोशिश करी कि इनको वो ग्रुप में विभाजित कर सकें, परंतु वो सारे के सारे असफल रहे। और अंत में हेनरी ने हमें एक सॉल्यूशन दिया जिसे हम आज तक इस्तेमाल करते हैं, परंतु उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं, जहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से सारे के सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मेहनत करी और अंत में जाकर हमें हमारी आवर्त सारणी मिली। डॉबेराइनर की पहले बात कर लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है योहान वुल्फगांग डॉबेराइनर। दरअसल ये यूके की प्रोनाउंसिएशन है। दरअसल ये जो साइंटिस्ट हैं वो जर्मनी के हैं और इनके नाम में बहुत दिक्कत होती है, तो यूके वाले इसे प्रोनाउंस करते हैं डॉबेराइनर। वहीं पर जो इंडियंस हैं वो इन्हें प्रोनाउंस करते हैं डॉबेराइनर। तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु कोशिश कीजिएगा कि आप इंडियन इंग्लिश का इस्तेमाल करें, जो कि है डॉबेराइनर। तो चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। दरअसल ये जो हैं ये जर्मनी से हैं और इन्होंने सबसे पहले औषधि विज्ञान की पढ़ाई करी थी। बाद में इन्होंने अपनी फील्ड चेंज करी और इन्होंने रसायन शास्त्र पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद ये इसके प्रोफेसर बन गए थे और इन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि जो प्लैटिनम है वो एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। परंतु इनकी जिस खोज के बारे में हमें पढ़ना है वो है कि इन्होंने समांतरिक की खोज करी थी। तब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर ये समांतरिक क्या है और इसे हम समांतरिक क्यों कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। दरअसल डॉबेराइनर ने जितने भी तत्व थे उनको 3-3 के समूह में बांटा। अब हमने यही बात करी थी कि हमें ग्रुप में विभाजित करना है, तो इन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया और उन्होंने इस समूह को त्रिक कहा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3-3 ग्रुप में बांटा है, यानी कि हर एक ग्रुप में 3 एटम होते हैं। तो जो त्रिक है उन्होंने इस वजह से इसे त्रिक कहा और इसीलिए इसे हम डॉबेराइनर के त्रिक के नाम से जानते हैं। दरअसल उन्होंने ऐसे 3 त्रिक ढूंढे। पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का, और तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। अब डॉबेराइनर ने हमें इन तत्वों के बारे में और भी चीज़ें बताई, जैसे कि उन्होंने ये बताया कि जो इनके तत्व लिखे हुए हैं ये परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे इनका पहला जो ग्रुप है वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, तो इसमें लिथियम का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा सोडियम का और उससे ज़्यादा होगा पोटेशियम का। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो बीच में परमाणु रखा हुआ है उसका परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे के लगभग औसत होगा। उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जो ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें जितने भी तत्व हैं उन सबके रासायनिक गुण समान हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ही बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और तीनों ही धातु हैं, तो इनके गुण समान थे।
अब चलिए देख लेते हैं कि क्या ये जो इन्होंने ये कहा कि ये औसत होता है, ये सही है या नहीं है। तो अगर हम लिथियम का परमाणु द्रव्यमान देखें तो वो होता है 6.9, वहीं पर पोटेशियम का होता है 39.0। अब हम इन दोनों का औसत निकालें तो वो लगभग 23 के बराबर आता है, तो यहाँ पर भी ये सही थे। चलिए इनके बाकी के ट्रिक के बारे में भी देख लेते हैं। अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन का जो एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है लगभग 40 और आयोडीन का होता है लगभग 137। अब चलिए थोड़ी सी मैथ्स लगाते हैं, यहाँ पर इन दोनों का औसत निकाल कर देखते हैं। तो 40.1 और 137.3 का औसत निकाले तो वो आता है 88.7 और जो बेरियम है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 87.6, तो लगभग बराबर ही है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके दूसरे ट्रिक की जो कि है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, तो यहाँ पर इनका परमाणु द्रव्यमान होता है 6.9, 23 और 39 रिस्पेक्टिवली। तो अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी मैथ्स और लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज आता है 22.95 जो कि लगभग 23 के बराबर है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे 3 ट्रिक ढूंढे और उसके बारे में हमें बताया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जहाँ पर हमने जाना डॉबेर एंड के ट्रिक के बारे में। अब ये बहुत अच्छा ट्रिक उन्होंने बना कर दिया हमें, परंतु अगली वीडियो में हम जानेंगे कि उनके जो ये बहुत अच्छे ट्रिक हैं उसमें क्या परेशानी है। दरअसल जितने भी साइंटिस्ट थे जो उस समय थे उन्होंने कहा कि इनका जो ये ट्रिक है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है और इसे रिजेक्ट कर दिया। तो चलिए जानेंगे अगली वीडियो में कि आखिर उसे रिजेक्ट क्यों किया गया। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉबेर एंड के ट्रिक के लिमिटेशंस की, और साथ में हम जानेंगे जब डॉबेर एंड का ये जो ट्रिक था वो फेल हो गया तो न्यूलैंड्स नाम के नए साइंटिस्ट ने डॉबेर एंड के काम को आगे बढ़ाया और उनसे एक अच्छा टेबल बना कर दिया जिसका नाम था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली टेस्ट 1, समान ट्रिक की खोज किसने करी थी? ऑप्शन ए मेंडलीफ, ऑप्शन बी डॉबेराइनो, ऑप्शन सी आइंस्टाइन एंड ऑप्शन डी मोस्ले। दूसरा प्रश्न, किसने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश करी थी? ऑप्शन ए डॉबेराइनो, ऑप्शन बी मेंडलीफ, ऑप्शन सी आइंस्टाइन एंड ऑप्शन डी मोस्ले। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या डॉबेराइनो द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए अष्टक सिद्धांत, ऑप्शन बी आवर्त सारणी, ऑप्शन सी समान ट्रिक एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न, डॉबेराइनर ने अपनी व्यवस्था को ट्रिक क्यों कहा? ऑप्शन ए उनके हर समूह में 3 तत्व थे, ऑप्शन बी वो 3 समूह ढूंढ पाए, ऑप्शन सी यह गणितीय रूप से त्रिकोण के समान था एंड ऑप्शन डी उन्हें नाम के रूप में ट्रिक पसंद था। पांचवा प्रश्न, डॉबेराइनर के समान ट्रिक को क्यों अस्वीकार किया गया? ऑप्शन ए उनकी व्यवस्थाएं गलत थी, ऑप्शन बी डॉबेराइनर सभी ज्ञात तत्वों को वर्गीकृत करने में विफल रहे, ऑप्शन सी उन्होंने एक बॉक्स में 2 तत्व रखे एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का ए और पांचवें का बी। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का अगला और अंतिम भाग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसके बाद वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे, फिर मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की चर्चा करेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं राजनीतिक दलों के बारे में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। यह संस्था भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। इसकी स्थापना के बाद से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा एवं गति मिली। हालांकि यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। इसके पूर्व भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास, आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रसार, समाचार पत्रों के विकास तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान एवं यूरोप में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में क्षेत्रीय स्तर पर कई संगठन भी स्थापित हो चुके थे। दोस्तों,
1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। परंतु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम अर्थात एओ ह्यूम ने इस दिशा में अपने प्रयास शुरू किए और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एक बैठक हुई, जिसमें इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया और इसी वर्ष को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसमें कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। इसके बाद बात करते हैं वामपंथ अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी की। वामपंथी शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, परंतु कालांतर में समाजवाद या साम्यवाद के उत्थान के बाद यह शब्द उन्हीं का पर्यायवाची बन गया। दोस्तों, 20वीं सदी के प्रारंभिक काल से ही भारत में साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई थी। उस समय इन विचारों से जुड़े लोगों में मुजफ्फर अहमद, एस.ए. गौडे, मौलवी बरकतुल्ला, गुलाम हुसैन आदि प्रमुख थे। इन लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से साम्यवादी विचारों का पोषण शुरू किया था, परंतु रूसी क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी विचारों का तेजी से भारत में फैलाव शुरू हुआ। उसी समय सन 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये लोग आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलन से भी जुड़ने लगे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इन्हें अपने विचारों को फैलाने का अच्छा मौका भी मिला। इसलिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन करना शुरू कर दिया और पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस के तहत 8 लोगों पर सरकार द्वारा मुकदमे भी चलाए गए। दोस्तों, इस पार्टी ने किसानों को साम्यवाद से जोड़ने का प्रयास करते हुए विभिन्न स्थानों पर किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी। अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। इससे पहले 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू ने की थी। दोस्तों, अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की। 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को अचंभित कर दिया था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज सोचने पर मजबूर हुए कि भारत में जहां धार्मिक एवं जाति विभाजन काफ़ी कठोर है, वहां दोनों संप्रदाय को आमने सामने खड़ा करके आसानी से शासन किया जा सकता है। यही फूट डालो और शासन करो की नीति की चरम परिणति थी। दोस्तों, यही कारण था 1887 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण और अन्य राष्ट्रवादियों ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया। इस तरह एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, क्योंकि कुछ मुस्लिम संभ्रांत लोग भी अंग्रेजी समर्थन पाकर अपने समाज को उपेक्षा की स्थिति से बाहर निकाल विकास के रास्ते पर लाना चाहते थे। अतः मुस्लिमों में शिक्षा के प्रसार के प्रयास किए जाने लगे। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की घोषणा द्वारा पूरे बंगाल को 2 प्रांतों पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम प्रांत का नाम दिया गया। साथ ही मुसलमानों को समझाया गया कि यह विभाजन उनके हित में है, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य या फिर मुख्य लक्ष्य उभरते उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। सरकार की इस नीति का हिंदू और मुसलमानों दोनों ने मिलकर इतना कड़ा विरोध किया कि अंततः लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया। दोस्तों, 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन बुलाया गया। यहाँ इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। 1916 में कांग्रेस और लीग में समझौता भी हो गया।
इसके बाद आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग होकर शासन में अलग प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधि क्षेत्र की मांग रखनी शुरू की, जिसने भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। आइए अब बात करते हैं स्वराज पार्टी की। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की एकाएक वापसी से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में हुए कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। दोस्तों, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का विचार था कि कांग्रेस के रचनात्मक विकास के साथ ही कांग्रेसी देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं और सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करें। इसी प्रश्न पर एक प्रस्ताव गया अधिवेशन में लाया गया, परंतु पारित नहीं हो पाया। तब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस पद त्याग दिए और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली। इन्हीं दोनों के अथक प्रयास के फलस्वरूप मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। यह पार्टी भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहती थी। आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी मुख्य अवधारणा हिंदुत्व तथा हिंदू राष्ट्र की थी, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई। ऐसा नहीं है कि यह एक पार्टी एकाएक उभर कर सामने आई, बल्कि इसके स्वरूप तो पहले ही दिखाई पड़ने लगे थे। इसी काल में हिंदू पुनरुत्थान की शुरुआत हुई, जिसके तहत हिंदू परंपराओं का पक्ष पोषण एवं महिमा मंडल करना सम्मानजनक माना गया। इसका प्रभाव तत्कालीन नेतृत्व वर्ग, धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं एवं साहित्यों में भी नजर आता है। हालांकि 1830 में कलकत्ता के राधाकांत ने धर्म सभा स्थापित कर धर्म सुधारों को शुरू किया था। 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की। 1925 में आरएसएस की स्थापना बाल गंगाधर के अनुयायी श्री के.बी. हेडगेवार ने की। आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने भारतीय राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा की, उसके बाद वामपंथ, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद। चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1884, 1885, 1882, इनमें से कोई नहीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू, मानवेंद्र नाथ रॉय, व्योमेश्वर बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। जयप्रकाश बाबू ने बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब की? 1920, 1921, 1930, 1931। बंगाल में विभाजन कब हुआ? अर्थात भारत में बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1901, 1905, 1907, 1911। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी तथा मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी तथा चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। इनके सही उत्तर हैं शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़।
चलो बच्चों। अरे रीता चल, क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख, मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझा। अरे रुको 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 रुको, एक पहेली सुलझाओगी? तो कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही करा। रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता, जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे मौसा। नहीं, फिर कौन? चलो, तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ चलो जल्दी। भाभी, इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो, मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख, चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल के बाल और तेज बढ़ता कद। ऐसे बदल जाता है हुलिया? बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं। जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है। हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है जिसमें गर्भ धारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भ धारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी, क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं। ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है? और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेके 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल,
पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली, अरे पहेली की सहेली है तू, ये एक और पहेली। इस बार मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे खींचो मत। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।